प्लेस यू ऑब्जर्व के पहले कार इधर है, फिर कार इधर, फिर कार इधर, फिर तुम जंप लगा जाते हो, फिर कार इधर, फिर कार इधर, फिर कार इधर। अगर तुम अपनी फिंगर से कार को इंडिकेट करते हो तो आप इंडिकेट कैसे करते हो, कार इधर है, और उसके बाद फिर अपनी फिंगर कहाँ पे करते हो, कार इधर है, और कार ऐसे 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 करते करते चले जाती है। मैं कहता हूं ये आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील, इज इट ट्रांसलेशन और रोटेशन? तो आप बोलोगे सर ऑब्जर्वेशन सेज की इज ओनली ट्रांसलेशन। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये ट्रांसलेशन है। हमें समझ में आ रहा है क्योंकि वो सीधी 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 जा रही है। ये केस नंबर 1 है, बहुत ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, ऐसी बातें जो किताबों में नहीं लिखी होती मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूं। दूसरा केस, तुम यहां पे होते हो, अभी भी कार है, देखो सेम कार, लेकिन अब तुम यहां नहीं होते हो क्योंकि तुम कह रहे यार खतरा है, यहां पे खड़े नहीं होना मैंने, तो तुम यहां पे खड़े हो जाते हो यहां। अब तुम कार को देखते हो, बेटा ध्यान से देखना, सच में कार कैसे जा रही है, कार तो सीधे जा रही है, पर तुम कैसे देखते हो, तुम्हारी फिंगर पहले कार की तरफ ऐसे होती हैं, सोचो, फिर कार पहुंच जाती है यहां पे, कार यहां पे हो जाती है, ये कार आ गई। अब तुम्हारी फिंगर्स कैसे होती हैं, अब तुम्हारी फिंगर होती है इधर को। मैंने पूछा बेटा कार बताओ किधर है, तो तुम बोलोगे इधर है। थोड़ी देर में मैंने पूछा कि बेटा अब कार बताओ, तो तुमने कहा सर कार इधर है। एक बात सोच के बताओ, तुम्हारा हाथ सीधा है कि घूम रहा है? ध्यान से देखना, तुम अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को इधर को करो। अब तुम कार की अलग अलग पोजीशन बताओ, कार सेम जगह पे कि आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। सच में कार कैसे जा रही है, सीधी लाइन पे जा रही है, लेकिन तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम्हारा हाथ सीधा है कि हाथ घूम रहा है? तुम्हारा हाथ एक्चुअली घूम रहा है। तुम्हारा हाथ पहले यहां था, फिर तुम्हारा हाथ यहां हो गया, फिर तुम्हारा हाथ यहां हो गया, सो एक्चुअली तुम्हारा हाथ घूम रहा है। हैंड हैज रोटेशन टू इंडिकेट कार। क्लियर? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ऐसे वाले केस में, हम बोल सकते हैं कि हैंड ऑफ observer has rotation to indicate car। इसका मतलब कार को दिखाते टाइम आपका जो हाथ होगा वो कभी इधर होगा, फिर कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, आपके हाथ में रोटेशन हो रहा है। तो सच्चाई तो यह है कि ये ट्रांसलेशन है, बट इस सच्चाई से मतलब नहीं है। इनको क्या लगेगा, इनको लगेगा कि सर मैं काफी दूर से खड़े होकर देख रहा हूं तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद, मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद कार रोटेट हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन इज ट्रांसलेशन, इसलिए इस वाले केस में देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम। बेटा एंगुलर वर्ड तभी लगता है जब चीजें घूम रही हो, बट इन भाई साहब के हिसाब से तो कुछ नहीं घूम रहा है। इनके हिसाब से तो कार सामने थी, फिर और सामने, फिर और सामने, फिर सीधे 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 चलेगी। सो इनको ऑब्जर्वेशन कैसा आ रहा है कि सीधे जा रही है। ये मैंने आपको समझाया लॉजिकली और थ्योरेटिकली, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। अब हम इसको मैथमेटिकली बात करें, कार का मोमेंटम इधर है और कार का मोमेंटम कहां से पास कर रहा है, यहीं से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो ऐसे वाले केस में फॉर्मूले के हिसाब से एल होता है पी इंटू आर परपेंडिकुलर। और हमें साफ दिख रहा है कि कार के पास मोमेंटम तो होगा, लेकिन आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। दिस इज मैथमेटिक्स एंड दिस इज फिजिक्स का लॉजिक। यहां की बात करते हैं, इस वाले केस में भी सेम काम हो रहा है कि कार जा तो सीधे रही है, लेकिन जब हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होना चाहिए, मतलब L इज नॉट इक्वल टू 0। कितना होगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूले में पढ़ रखा था, वो कितना होगा, वो होगा लीनियर मोमेंटम इनटू कौन सा वाला डिस्टेंस, इनटू आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं P। तो एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस केस में वो आएगा P इंटू, सॉरी इसको हम R बोल देते हैं, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम R बोलते हैं, तो ये आएगा P इंटू R इज द आंसर। ठीक है जी, लास्ट टाइम जो मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था वो मैं आपको अभी लॉजिक के हिसाब से समझा रहा हूं। चलो दूसरी बात दोबारा करते हैं, दूसरी बात दोबारा करेंगे। तो तुम बोलोगे देखो सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हम किसी पार्टिकल को यहां देख रहे हैं, जिसको हम देखते हैं ना, फिर इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर।
और हमारा जो पार्टिकल है वो कहीं भाग रहा है, लेट अस से वो इधर को भाग रहा है, ये क्या है? मोमेंटम। ध्यान से देखें तो मोमेंटम इज अ वेक्टर। आर को हम डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज आल्सो अ वेक्टर। और एल क्या चीज होगा? एल होगा एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज आल्सो अ वेक्टर। सो व्हाट डू वी फाइंड कि पी भी वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा और एल वेक्टर होगा। तीनों के तीनों कैसे होंगे? वेक्टर होंगे। अगर हम इनको आपस में रिलेट करेंगे तो ध्यान से देखना, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जब हम इनको आपस में रिलेट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्यों होगा क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था L इक्वल टू आर इंटू पी, ऐसा कुछ, या P इंटू आर। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो कितने के इक्वल आता है? वो आता है आर क्रॉस पी। एक बच्चा बोल सकता है सर पी क्रॉस आर भी तो हो सकता है। आपको याद होगा सेम बात मैंने टॉर्क में बोली थी, कि उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हाल तो मान लो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दिमाग में डाउट रह जाता है कि सर आर क्रॉस पी क्यों लिखा, पी क्रॉस आर क्यों नहीं लिख रहे थे? तो जो बात मैंने पहले बोली थी वो बात मैं अभी बोल देता हूँ। थोड़ा रुक जाओ, आपको टाइम के साथ सब समझ आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। बट हमें क्लियर हो रहा है कि इट्स अ वेक्टर, इट्स अ वेक्टर एंड इट्स अ वेक्टर। सवाल होता है, कई बार डाउट होता है कि सर ये वेक्टर क्यों है? तो मैंने आपको समझाया था, मोमेंटम इज मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब जिस तरह से ये वाला मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन में होता है उसी तरह से ये वाला मोमेंटम किस में होता है? रोटेशनल में होता है। अगर ये वेक्टर है तो हमें इसको भी वेक्टर बोलना पड़ेगा। चलो हमें क्लियर हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इसकी वैल्यू आती है आर क्रॉस पी के बराबर। कोई बोले सर इस तरह के क्वेश्चन कब आएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन तब आएंगे कोई हमसे बोले एग्जाम्पल फॉर्म में कि देयर इज अ कार, there is a car going or running with velocity, something 2 I cap minus j cap, comma, having mass 1000 kg. Perfect. Its position vector from origin is I cap plus j cap plus 2k cap. Find angular momentum with respect to origin. ये with respect to क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि एक बात अभी अभी हमें समझ में आई है, ध्यान से समझना। एंगुलर मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज है, वो होता भी है और नहीं भी होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। ये लाइन समझो ध्यान से। वही कार और भाग रही है, लेकिन अगर तुम गलती से यहां से देखना शुरू करोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें देखेगा कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है ना। वही वाली सेम टू सेम कार, लेकिन तुम देख कहां से रहे हो? यहां से। अब तुम्हें क्या दिखाई देगा कि कार में एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग ऐसी है, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू बोलना जरूरी है। ये केवल इससे बात नहीं बनेगी कि कार भाग रही है और एंगुलर मोमेंटम बताओ। You have to tell that car is running now. You have to calculate angular momentum with respect to which point? In this first diagram, we are looking from mid of the road, and from mid of the road, angular momentum comes out absolutely zero. When we observe from somewhere outside, angular momentum comes out non-zero. So it becomes very, very important to predict or to express कि ये बॉडी या पार्टिकल कहां से देखा जा रहा है। कहां से देखा जा रहा है? ओरिजिन से देखा जा रहा है। तभी मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हम लोग एक काम करेंगे कि यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम बनाएंगे ओरिजिन, है ना बेटा? हम बनाएंगे ओरिजिन 0 0 0। उसके बाद हमारी कार कहां पे है? हमारी कार है इस वाले पोजीशन वेक्टर पे, मतलब कार को इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले कार को ढूंढेंगे। कार मिल जाएगी कहां पे? आर वेक्टर पे। and that r vector is I cap plus j cap plus 2k cap. परफेक्ट है, हमें कार मिल गई। अच्छा, कार किधर भाग रही है? कार यहाँ भाग रही है। यहाँ का मतलब पता नहीं किधर जा रही है। हम ऐसे कुछ रैंडम सा बना सकते हैं कि कार इधर भाग रही है, मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसे बना दिया। और ये होगा कार का मोमेंटम, सही बात है। और कार के मोमेंटम को क्या बोलेंगे हम? m इंटू वेलोसिटी।
m का मतलब क्या था 1000 और वेलोसिटी का मतलब क्या है 2i कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास मोमेंटम है। अभी कोई हमसे बोले कि यार एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आप लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम होगा r क्रॉस p, और ये r क्रॉस p का मतलब होगा r क्रॉस p। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग आगे चलते हैं। r क्रॉस p का सॉल्व करने का मतलब हुआ वी हैव दिस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, आई थिंक है ना, ये r आ गया, ये r हमारे सामने लिखा है। p को हम क्या करेंगे 2i कैप माइनस j कैप, साथ में 1000 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1000 और साथ में आएगा 2i कैप माइनस j कैप। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हमने करना है इसको सॉल्व, तो सॉल्व करने का अच्छा साथ में आएगा बेटा क्रॉस, है ना, क्रॉस आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका होता था एल वेक्टर, क्या करते थे डिटर्मिनेंट बनाते थे, सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, फिर इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं। पहले कोएफिशिएंट फर्स्ट वेक्टर के हिसाब से लिखते हैं, आई का कोएफिशिएंट है 1, जे का 1, के का 2। 1000 तो कॉमन आ गया, 1000 को अलग ले लेते हैं, ऐसे करते हैं 10 पावर 3, 1000 का मतलब आ गया 10 पावर 3, वो हमने अलग कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे क्या लिखा, आई का कोएफिशिएंट है 2, जे का है -1 और के का कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर हो गया, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, मैंने आपको समझाया था सबसे पहले बेटा आई कैप को कॉमन लेते हैं, जिसको कॉमन लेते हैं उसका ये कॉलम और इसका ये रो कट जाता है। क्यों कट जाता है वो मैथ्स में जिनको पढ़ना है वो बाद में पढ़ेंगे, हमें इससे टेंशन लेना नहीं है, ये कट जाता है, हमें इतना पता है। ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचे कौन से, ये वाले। फिर मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको, फिर माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बेटा ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा -2 और एक और माइनस लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आई कैप 0 प्लस 2, फिर आएगा माइनस जे कैप। सर लीनियर मोमेंटम में -2k कैप है। ऐसा क्या, फिर क्वेश्चन में आपने लिखा है नहीं, ओके सर सॉरी मैंने गलती से लिख लिया। कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस जे कैप आ गया, और अब हम क्या करेंगे, फिर से सेम काम करते हैं यार। माइनस जे कैप का बताइए ये कैंसिल, और इसका हॉरिजॉन्टल ये रो भी कैंसिल हो गया। फिर इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 -4। चलो जी, गुड हो गया। के सामने वाला कैंसिल और इधर वाला कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से वैल्यू बचेगी -1 और यहाँ से वैल्यू बचेगी -2, तो रिलेशन क्या आएगा, प्लस के कैप -1 -2, और यहां से रिलेशन आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप। दिस इज समथिंग एल वेक्टर। कोई तुमसे बोले मैग्नीट्यूड निकालो, हाँ जी, into 1000 भी है सर। into 1000 भी है, तो into कर देते हैं 10 पावर 3, जो मैं भूल गया था, सही बोला तुमने। तो एक काम करते हैं, ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं और इसके आगे लिख देते हैं 1000, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे तो लिखना भी तो पड़ेगा, तो यहाँ 10 पावर 3 लिख देते हैं, ऐसे रहेगा। डन हो गया। कोई बोले यार इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो या मैग्नीट्यूड निकालो, तुम बोलोगे सर इसका मॉड आएगा √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 29 √29 into 10 power 3, so this L mod equal to √29 into 10 power 3 वैल्यू आ जाती है। क्लियर है, सो वी हैव गॉट दीज ऑल वैल्यूज। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। एक एग्जांपल फिर से देता हूं इस सोच के साथ कि तुम सॉल्व कर लोगे। सो वी हैव दिस एग्जांपल, और एग्जांपल है कि ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है देखो ऐसे वाली, और एक पार्टिकल ना इसी लाइन पे भाग रहा है, देखो ऐसे भाग रहा है, इधर ऐसे भाग रहा है, और इसका मोमेंटम है p के बराबर, ठीक है। और इसका जो स्लोप है वो 60 डिग्री है, और इसको जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,0 है, और ये है ओरिजिन। और बेटा जो मोमेंटम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर हो, इतने के बराबर हमारी वैल्यू है। तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम
कितना आएगा अबाउट सेंटर। क्लियर हो गया सर? मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, लीनियर मोमेंटम है अगर। ओहो सॉरी, मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख दिया है ना। अब सही है। चलो आपको क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा पार्टिकल है जो भाग रहा है, जिसका लीनियर मोमेंटम इधर है, इतने के इक्वल दिया हुआ है, एंगल 60 है, कोऑर्डिनेट 2,0 है। तुमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब फाइंड, ऐसे कह सकते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। सही है। इसको पीछे बढ़ाते होते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए यार, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। दो तरीके होते हैं हमारे पास, याद करो, हमारे पास दो तरीके हैं। पहले सुनो, एक तरीका तो ये कि इस मोमेंटम वाली लाइन को पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया। अब यहां से परपेंडिकुलर डालो। जब तुम यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे, वो सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, वो कौन सा है? ये जो P है ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा P cos 60, ये P cos 60 यहीं से पास करेगा, इसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। एक आएगा P sin 60, इसकी वजह से मोमेंटम होगा। मेरे को लग रहा है ये ज्यादा अच्छा मेथड होगा, तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। ऐसे करते हैं कि हम लोग एक लेते हैं मोमेंटम इधर, वो आएगा 20 cos 60 दैट इज 10, और एक लेते हैं हम इधर 20 sin 60 दैट इज 10√3। और बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 के बराबर। तो अगर कोई बोले कि इनमें से किसकी वजह से होगा, तो तुम बोलोगे सर कम से कम इसकी वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे रोड के बीच में कोई खड़ा हो। याद है ना, आप यहां से खड़े होके इसको देखो, इसको, केवल इसको, तो ये कहां जा रहा है? सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पॉइंट? यू विल फील एज देयर इज नो रोटेशन। ये तो लॉजिक है। मैथमेटिकली देखें तो इसकी वजह से जब ये यहीं से पास करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगी। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे होंगे तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ध्यान से देखो, तो ऐसे वाले केस में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा L, वो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10√3 दैट इज 20√3 is the answer. Round a hollow cylinder, मतलब ये hollow cylinder है, इसके चारों तरफ हमने रोप को बांध रखा है। रोप is wound round a hollow cylinder. I think clear होगा? ये रोप है, ए ऐसा कुछ है। दोबारा सुनाता हूं। A rope is wound round a hollow cylinder of mass equal to 3 kg and radius equal to 40 centimeter. फिर उसके बाद लिखा है if rope is pulled with a force of 30 Newton, with a force of 30 Newton, what is the angular acceleration of the cylinder? आपसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको आराम से समझते हैं। तुम सोचो तुम्हारे पास एक पेन है, मोटा सा पेन है, मोटा सा पेन, तो वो सिलेंडर लगेगा। पतला पेन तो तुम्हें रॉड लगेगा, मोटा सा पेन है वो तुम्हें सिलेंडर लगे, ये सिलेंडर है। और तुम्हारे पास एक थ्रेड रखा है, पतला सा थ्रेड, और तुम उसको इसके ऊपर लिपेट दो, ऐसे 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 करके, ऐसे लिपेट दिया तुमने, ढेर सारा लिपेट दिया। लिपेटोगे ना तो फिर ये खिसकेगा नहीं, ये चिपक जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे लिपेट के रख दिया। फिर तुम क्या करो, इस वाले एंड को पकड़ के खींचो तो ये पेन अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। मैं इसका दूसरा व्यू दिखाता हूं, इसका ये वाला व्यू दिखाता हूं, यहां से कैसे लगेगा देखने में। अगर तुम साइड से देखोगे ना बेटा, यहां से, इधर से, इस तरफ देखो झांक के, तो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। और रोप तुम्हें कैसा लगेगा? रोप तुम्हें लगेगा जैसे ये ऐसे हो। आई होप समझ आ गया। ये रोप तुम्हें ऐसे लगने वाला है कि जैसे रोप एंड रोप एंड रोप एंड रोप, ढेर सारा रोप ऐसे लिपटा हुआ, ऐसे लगेगा तुम्हें। बहुत सही है। अब तुमने पता क्या करा, अब तुमने फोर्स लगाया F, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा कुछ R के बराबर। डिस्टेंस निकाल लिया तुमने R, तो ये सिलेंडर घूमेगा। किसके अबाउट घूमेगा बेटा? सेंटर के अबाउट। अच्छा कमाल की बात देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला यार कि तुम कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, कुछ नहीं बोला। उसने बोला फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। अब तुमने दिमाग लगाना पड़ेगा।
तुम कॉमन सेंस लगाओगे कि सर ये सिलेंडर है। अगर हम फिजिक्स में बढ़िया बात क्या है कि हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर हम इस वाले रोप को नीचे को खींचेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा, इजंट इट। घूमता किसकी वजह से? चीजें फोर्स की वजह से घूमती हैं कि टॉर्क की वजह से? ध्यान रखना, टॉर्क की वजह से घूमती है। तो इसका मतलब इस पे लगेगा, सबसे पहले लगेगा टॉर्क, सबसे पहले निकालना पड़ेगा टॉर्क। तो तुम बोलोगे सर टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। सिंपल, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला डिस्टेंस, ये F इंटू आर आ गया। टॉर्क निकाल लिया तुमने F इंटू आर के बराबर। वेरी गुड। जैसे तुमने टॉर्क लगाया तो ये घूमा, तो तुम बोलोगे सर हमने तो निकालना अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वो कैसे निकालें? तो तुम याद करोगे न्यूटन का सेकंड लॉ। एक न्यूटन का सेकंड लॉ होता था F इक्वल टू ma, लेकिन ये तो ट्रांसलेशन में होता था। यहां ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा, यहां सिलेंडर नीचे थोड़ी भाग रहा है, बस सिलेंडर तो गोल 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 घूम रहा है। तो फिर ये हमारे काम का नहीं है यार, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। फंस गए। पता क्यों? क्योंकि इतने दिनों में मेहनत कर करके हमने ये तो सीख लिया कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, लेकिन बेटा यहां फंस गए क्योंकि अभी सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बताया नहीं है। तो ये मान के चलो मैंने नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे हिंट देता हूं। हिंट देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हिंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर mr² इज mr²। वेरी गुड। ये हिंट लेनी पड़ेगी, जिनको आता है वो अलग बात है, जिनको नहीं आता उनको समझना पड़ेगा। चलो जी, हिंट ले लिया, उससे क्या फायदा होगा? सर ने टॉर्क तो निकाल दिया थी, F इंटू आर आ गया, बहुत अच्छा हो गया। F की वैल्यू हमें गिवन है, और F की वैल्यू गिवन है 30 न्यूटन, देखो सामने लिखा है ये वाला, और 30 न्यूटन, और R की वैल्यू हमें गिवन है 0.4। आंसर आ गया 12 न्यूटन मीटर। चलो ये तो निकल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू mr²। सर मास की वैल्यू बताओ। मास की वैल्यू बेटा 3 है, R की वैल्यू 0.4 है। यहां से हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 0.16, और ये कितना आएगा? 0.48 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज समथिंग I। ये हमारे पास I निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अब किसी ने बोला अल्फा निकालो, सो व्हाट इज दैट? अल्फा इज टॉर्क अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट इज टॉर्क? अभी अभी हमने निकाला, कितना? 12। ये आया 12 और ये आया 0.48। परफेक्ट हो गया। कितना आंसर आएगा बेटा इसका? सर जल्दी 25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा? 25 रेडियन पर सेकंड। 25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, बड़े समझदार हो तुम लोग। तो ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। पहले देखो यार, क्लियर हुआ कि नहीं? आसान सा क्वेश्चन है, देखो ऐसे करते हैं हम डील। यस सर, बहुत ही बढ़िया है सर ये आपने असाइनमेंट में भी दिया हुआ तो सर। आप तभी तो करवाया जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। यस। अब उसके बाद सर ने एक और क्वेश्चन दे दिया, और वो क्वेश्चन था। सर 1 मिनट। अच्छा बोलो। सर इसमें हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल के उसका फिर निकाल सकते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन से उसको इक्वेट कर। हाँ निकाल सकते हैं, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पता क्यों? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, उसकी वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन होता तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रुका नहीं होता, इसका सेंटर ऑफ मास भाग रहा होता। देखो मेरी बात सुनो पहले। जब हम बात करते हैं पॉइंट मास की, इतना सा मास, तो जब तुम फोर्स लगाते हो ना F, तो तुम क्या बोलते हो? पॉइंट मास पूरा का पूरा भागता है विद एक्सेलरेशन A, और वो होगा F अपॉन m के बराबर। लेकिन जब हम बात करेंगे रोटेटिंग बॉडी की, रोटेटिंग बॉडी जब किसी पॉइंट के अबाउट घूमती है ना, तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? एक्सेलरेशन इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, कि सेंटर ऑफ मास का? तो आंसर आता है कि जब बड़ी बॉडी होती है ना, तो हमें सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करना पड़ता है। अगर हमारे फोर्स लगाने से बॉडी घूम रही है लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं है, माइंडेड, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास में कोई भी शिफ्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन तो है
लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इस वाले केस में लीनियर एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर उससे एंगुलर का निकालने का कोई सेंस नहीं है। ठीक बात है ना। तो हम F लगा रहे हैं, F से ये घूम तो रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो या नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। यस, मैं दोबारा बोलता हूं। अ व्हील ऑफ ग्राइंडस्टोन, a wheel of grindstone has grindstone has applied at its axle 2 centimeter in radius a constant tangential force 600 न्यूटन, ऐसे। और ये डिस्क जो होती है ना ऊपर रफ होती है, रफ ऐसे ऐसे रफनेस होती है, इसको हम ग्राइंडस्टोन बोलते हैं। अगर हम इसको घुमा दें और इसके ऊपर नाइफ को रख दें ना, तो नाइफ का आयरन अपने आप से निकलने लगता है और उसमें शार्पनिंग होने लगती है। ये ग्राइंडस्टोन है। चलो जी, फिजिक्स समझाता हूं। तो ये पता क्या बोल रहा है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं यार। अब फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg, फ्लाई व्हील ऑफ मास, इसका जो मास है ना वो 25 kg के बराबर है। गुड। और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस वो 0.2 मीटर के बराबर है। चलो जी, यहां तक सब सही चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द टॉर्क नेसेसरी टू, नहीं यार मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, मैं अलग क्वेश्चन पढ़ लिया। सॉरी, अ व्हील ऑफ ग्राइंडस्टोन has applied at its axle 2 सेंटीमीटर in radius, ये 0.2 नहीं है एक्चुअली, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है। और ये मास काट देता हूं भैया, ठीक है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर रेडियस है। उसके बाद लिखा है अ कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स। कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स मतलब ऊपर हमने एक फोर्स लगाया इधर, और ये जो फोर्स लगाया ना उसकी वैल्यू है 600 न्यूटन के बराबर। गुड। उसके बाद बोला कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। पहले तो इसने पूछा टॉर्क कितना लगेगा, अच्छा साउंड कर रहा है हमें। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड एंगुलर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय इट इन 8 सेकेंड। मतलब एंगुलर मोमेंटम इन 8 सेकेंड। दो चीजें पूछ ली उसने, बढ़िया बढ़िया वाली। अच्छा, अब मैं पढ़ता हूं इंग्लिश। A wheel of grindstone has applied at its axle 2 centimeter in radius, comma, a constant tangential force of 600 Newton, full stop, calculate the torque acting on it, comma, and angular momentum applied by it after 8 seconds, starting from rest. This is the thing given about it. So let us start. पहली बात तो बहुत ही आसान है, बोला कि टॉर्क बताओ। मैंने कहा यार आसान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, R into F होता है। R की वैल्यू 0.02 है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोर्स कितना है 600 न्यूटन के इक्वल है। आंसर कितना आएगा बेटा 12 न्यूटन मीटर, खत्म। फिर वो तुमसे बोला एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो अब मुझे एक चीज याद आई, न्यूटन का सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ मुझे बहुत ध्यान से याद आया कि जब हम ट्रांसलेशन में बात करते हैं तो F आता है dp by dt, या F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या F इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। याद करो बेटा, T2 माइनस T1। अब तुम चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, चॉइस है तुम्हारी। इतना सब पढ़ते थे हम, तो यहां पे भी न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, dl by dt। वेक्टर लगाएंगे तो यहां भी लगा देंगे वेक्टर। फिर या अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और ये नई बात नहीं, हम जानते हैं यार, ये ऑलरेडी जानते थे और ये हमें पता चल गया कि ठीक है ये क्या बोल रहा है। तो टॉर्क का रिलेशन हमें एंगुलर मोमेंटम के साथ पता चल गया। अब व्हाट इज दैट पर्सन सेइंग, वो कह रहा है कि टॉर्क बताओ, मैंने बता दिया। फिर बोला एंगुलर मोमेंटम बताओ, कितने देर बाद, 8 सेकंड के बाद। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास रिलेशन आएगा टॉर्क इक्वल टू एल फाइनल माइनस बेटा एल इनिशियल कितना होगा 0 अपॉन टोटल टाइम कितना आएगा 8 सेकेंड। और टॉर्क की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी थी 12 इक्वल टू एल
final upon 8. So what is L final? बच्चों Yes, sir, no doubt. क्वेश्चन देखो, समझ आ रहा है? कोई हमसे बोले फाइंड द टॉर्क, सुनना बेटा ध्यान से, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप. Find the torque of a force this about origin. About समझ आता है? About का मतलब हम जहां से खड़े होकर देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं about origin. The force acts on particle whose position vector is I cap minus j cap plus k cap. This is something position vector and you have to calculate that torque कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी. नहीं, टॉर्क तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इज इट इज इक्वल टू, कैसे करते थे? आई जे के, सबसे पहले आर है, आर ध्यान रखना, पहले ये है ना, पहले ये, इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. आई के नीचे 1, जे के नीचे -1, के नीचे 1, इसमें आई के नीचे 7, जे के नीचे 3 और -5. ऐसे ही करते थे ना. नाउ दिस इज इक्वल टू आई कैप को कॉमन लेंगे बेटा, बताया था आपको, सबसे पहले इसे कॉमन लो, इसके सामने वाला सब कैंसिल, इसके नीचे वाला सब कैंसिल, कौन बच गए? ये बच गए. उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस लगा के ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जब ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो ये आएगा 5 माइनस 3, फिर आएगा माइनस जे कैप. ऐसे करते थे ना, अगला वाला कॉमन माइनस के साथ लेते थे, फिर जे के सामने वाला सब कैंसिल और जे के सामने वाला सब कैंसिल. क्या बचेगा? -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -5, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे आ जाएगा 7 प्लस के कैप. के कैप करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ये सारा कैंसिल हो जाएगा. क्या करेंगे फिर हम? ये आएगा 3 और फिर इसके साथ हम करेंगे तो आएगा -7. तो क्या रिलेशन बचेगा? 3 -7. ऐसे वैल्यू आ जाएगी कुछ. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस का प्लस 12j कैप और प्लस आ जाएगा 10k कैप. बच्चों से गलती कैसे होगी भाई? अ हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम electron revolves in circular orbit of radius 0.53 angstrom with a velocity of 2.2 into 10 power 6 meter per second. If mass of electron is 9.0 into 10 power minus 31 kg, find its angular momentum. कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा. ये कहानी है एक उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये गोल घूम रहा है. इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और इसका रेडियस हमें गिवन है और रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम. और इस सत्य घटनाओं पे आधारित है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, ग्राउंड स्टेट की रेडियस सच में इतने के बराबर होती है. चलो डन हो गया. उसके बाद इसने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हम जानते हैं 9.0 into 10 power minus 31 kg, ये सच में होता है, यहाँ ये सच में गिवन है. गोल गोल घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी और ओरिजिन के अबाउट निकालना है, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक r होगा और ये आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो ये r दिया है, ये मास दिया और ये वेलोसिटी दी है. और एंगुलर मोमेंटम होता था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और देखो ये आएगा, सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, हमने वैल्यूज लिख दी, देखो सामने लिखी है आपके.